हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। कक्षा 8 का चैप्टर नंबर 3 चल रहा था, है ना। यहाँ तक आपको एक्सप्लेन भी करवाए थे। मेनली नंबर सिस्टम है, संख्या के बारे में जो है सो जानना है। जो कि चैप्टर का नाम क्या है? संख्याओं की कहानी। रीमा की जिज्ञासा के बारे में बता दिए थे कि कैसे मतलब 4000 साल पहले जैसे उनको दिखा कि इस तरीके का सिंबल है। तो ये बताया गया कि जो है सो 4000 साल पहले का मतलब इस तरीके से गिनती करते थे, है ना। जो मेसोपोटामिया के समय में, है ना। तो ये आपको समझाए हैं कि किस तरीके से क्या लिखा हुआ है। फिर बक्साली पांडुलिपि में शून्य जो है सो सबसे पहले बिंदु के रूप में दिखाया गया। अब इसके बाद आगे समझाना, जैसे ब्राह्मी लिपि ये था, हिंदू में ऐसे लिखते थे, संस्कृत देवनागरी में ये लिखते थे, और अभी 16वीं शताब्दी में जो चल रहा है आपको ये पता है, ठीक है। तो ये पार्ट आपको बता चुके हैं, आप यहाँ तक आप समझे होंगे, ठीक है। अब हमें चलना है इसी चीज को, गणना की विधि समझाना है। ध्यान दीजिए क्या है, क्या बोला जा रहा है। कल्पना कीजिए कि लगभग 10,000 वर्ष पूर्व के पाषाण युग में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। मतलब हमको ये करना है, मानना है कि हम लोग 10,000 वर्ष पूर्व जो है सो पाषाण युग में जो है सो जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो उस समय के बारे में बोला जा रहा है। मान लीजिए कि हमारे पास गाय का क्या है? गाय का एक झुंड है। यहाँ कुछ स्वाभाविक प्रश्न दिए गए हैं जो झुंड के विषय में पूछ सकते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है ध्यान से समझिए, है ना। बोलना है इसका कि पहला प्रश्न दिया हुआ है कि हम यह कैसे सुनिश्चित करेंगे कि सभी गायें चरने के पश्चात अपने स्थान पर सुरक्षित वापस आ गई। देखिए ये बात अभी का नहीं है, आपको ये सोचना है 10,000 साल पहले का, ठीक है। फिर दूसरा हम ये भी प्रश्न है, क्या हमारे पड़ोसी की तुलना में कम गाय हैं? तीसरा प्रश्न है, यदि हमारे पास गायों की संख्या कम है तो हम कितनी और अधिक गायों की आवश्यकता होगी जिससे हमारे पड़ोसी की गायों की संख्या एक समान हो जाए, ठीक है। अब ये तीनों प्रश्न जो पूछा गया है इसको विधि वाइज मतलब एक एक करके आपको हम एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। चलिए, हमें इन प्रश्न को हिंदू संख्या पद्धति के अनुसार संख्या नाम लिखित संख्याओं के प्रयोग के बिना हल करना होगा। बताइए कि हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं, ध्यान दीजिए कि मान लीजिए कि आप ये गाय का झुंड है, हम विधि आपको समझा देंगे लेकिन समझिए, लेकिन ये आपको समझना है 10,000 साल पहले का बात हो रहा है, ये भूलना नहीं है। 10,000 साल पहले का बात हो रहा है। तो आप देखिए पहला क्या है, अगर मान लीजिए हम एगो गाय लेकर के आए तो हम इसके सामने क्या कर दिए, एगो जो है सो ये क्या बोल सकते हैं, टहनी बोल सकते हैं, या पौधा का या पेड़ का कुछ काट करके हम यहाँ पे जमीन में इसको क्या कर दिए हैं, गाड़ दिए हैं, है ना, गाड़ दिए हैं। चलिए एक आ गया। फिर वैसा ही दूसरा आया, अभी गिनती नहीं हो रहा है, बस आपको जानना है कि मान लीजिए इतना गाय है तो आपके पास कैसे इसको आप कीजिएगा। दूसरा गाय के सामने भी एक हम पहले से यहाँ पे गाड़ के रखे, अच्छा तो मैच हो गया कि दूसरा गाय भी आ गया। फिर यहाँ पे इस तरीके से हम तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सतवा ऐसे करके जो है सो हम पहले ही यहाँ पे क्या कर दिए, पेड़ का जो है सो टहनी गाड़ दी, है ना, फुट्टा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फुट्टा बोलते हैं। तो आप देखिए अगर इसके सामने आ गया तो हम गिन लिए कि अच्छा ये भी आ गया, इसके सामने गिन लिए ये भी आ गया, इसके सामने गिन लिए तो ये भी आ गया। लेकिन अब मान लीजिए कि ये नहीं था, है ना, ये वाला 4 को नहीं था, लेकिन यहाँ पे ये आपको टहनी जो है सो गड़ा हुआ था, तो इससे क्या पता चल गया, अच्छा इसके सामने एगो गाय रहना चाहिए, तो वो गाय को लेकर के आएंगे, ढूंढेंगे, है ना, तो ये भी गाय मिल गई, यहाँ पे बांध दिया। फिर उसी तरीके से ये गाय और ये गाय को इस तरीके से हम मिलान कर सकते हैं। तो वही विधि एक में, ध्यान दीजिए विधि एक में क्या बोलता है, विधि एक में बोलता है हम कंकड़ या छड़ी का कोई भी ऐसी वस्तु जो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो उसका उपयोग आप कर सकते हैं, उनका उपयोग करके प्रश्न का हम हल कर सकते हैं, उपयोग करके प्रश्न का हल कर सकते हैं। आइए छड़ियां लेते हैं, झुंड की प्रत्येक गाय के लिए हम एक छड़ी रख सकते हैं, वही चीज बताए। अंत में संग्रहित छड़ियों हम गायों की वह संख्या दर्शाती है जिसका उपयोग यह ज्ञात करने के लिए किया जा सकता है कोई गाय खाई तो नहीं। अब जैसे अब ये तो पेड़ है मतलब टहनी है, तो अगर इसको हरा मिल जाएगा तो हो सकता है गाय खा भी जाए। तो हमको ये चीज ध्यान रखना है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई गाय जो है सो खा गई है छड़ी को, है ना। तो विधि एक आपको समझ में आया होगा कि विधि एक में हम किस तरीके से उस समय 10,000
साल पहले का अगर हम बात करें तो हम कैसे जो है सो किए होंगे, पता किए होंगे कि संख्या से कैसे हम हमारे पास सारा गाय आ गया या नहीं आया, इस चीज को पता करें। चलिए अब देखिए क्या बोला। अब दूसरा है प्रत्येक गाय के संगत को, ध्यान दीजिए क्या बोला, प्रत्येक गाय के संगत एक छड़ी रखने की यह विधि जिससे कोई दो गाय एक ही छड़ी से संबंधित नहीं। ऐकिक प्रतिचित्रण मतलब एक के एक मैपिंग करना है, ठीक है, इसको 1 to 1 मैपिंग कहलाता है। इस प्रतिचित्रण का प्रयोग संख्याओं को दर्शाने की विधि रूप में किया जा सकता है, जैसे कि निम्न तालिकाओं में दर्शाया गया। अगर मान लीजिए, ध्यान दीजिए, अगर एक है तो आप ये भी चलता था, अगर एक है तो एक, हम अगर एक है मान लीजिए तो हम इसको क्या किए, एक कर दिए। अगर 2 लिखना है तो 2 बार डंडा खींच दिए। अगर तीन संख्या गिनना है तो 3 को डंडा खींच दिए। 4 है तो फिर 1 2 3 4 को डंडा खींच दिए। फिर 5 है तो 1 2 3 4 5 ऐसे खींच दिए। 6 है तो 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, ऐसा भी हुआ होगा, है ना, क्योंकि बात तो बहुत पहले का है, पाषाण युग का बात है, मतलब हजारों साल पहले का बात हो रहा है ना। चलिए अब देखिए, अब अन्य दो प्रश्न दूसरा क्या है, प्रश्न दूसरा आपको बोला क्या कि हमारे पास अपने पड़ोसी की तुलना में कम गाय हैं, ये पूछा है क्वेश्चन की, क्या ऐसा है? तो ध्यान से देखिए, अब इसमें क्या है, आप अन्य दो प्रश्न 2 और 3 उत्तर देने के लिए छड़ियों का उपयोग किस प्रकार करेंगे वो आपको पता चल गया, ठीक है। विधि दूसरा में हम क्या कर सकते हैं, देखिए, हम वस्तुओं के स्थान पर ध्वनियों के नामों के एक मानक उपकरण का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, बाय द वे ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, आसानी से सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट होगा, लेकिन थ्योरी पढ़ लीजिए, क्योंकि बिना थ्योरी बताए अगर हम डायरेक्ट बताने लगेंगे रोमन संख्या कैसे हम लिखते हैं, लिखना आता होगा, जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, ये सब कुछ बताना है, तो पहले एक बार बेसिक समझ लीजिएगा ना, तब आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। और समझ में आ रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा पढ़ाया हुआ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। बाकी दोस्तों के भी साथ शेयर कर दीजिएगा, जिनसे उनको भी थोड़ा बेनिफिट मिले। और क्योंकि आपको जैसे ही नया वीडियो डलेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो इसलिए लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अब हम देखते हैं, हम वस्तुओं के स्थान पर ध्वनियों के नामों के एक मानक अनुक्रम का उपयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम किसी भी भाषा के वर्णों की ध्वनियां उपयोग कर सकते हैं। गिनती करते समय हम वस्तुओं के वर्णों के मध्य ऐकिक प्रतिचित्रण कर सकते हैं, अर्थात गणना की जाने वाली प्रत्येक वस्तु को वर्ण क्रम पालन करते हुए एक वर्ण से जोड़ सकते हैं। इस प्रतिचित्रण का उपयोग संख्याओं के मौखिक निरूपण की एक विधि के रूप में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे मान लीजिए ए से जेड तक, है ना, आप अल्फाबेट पढ़े होंगे, है ना, ABCD पढ़े, ए से जेड तक का उपयोग करें तो हम निम्नलिखित संख्या प्राप्त होगा। जैसे मान लीजिए आप ए से जेड तक में कितना संख्या होता है, ए से जेड तक में आप बोलिएगा कि 26 वो संख्या होता है, तो 26 लेटर होता है, तो हम इसका निरूपण कर लेंगे। जैसे ए है, एक अगर आया तो हम उसके सामने क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे, है ना, तो चित्रण वाला समूह हो जाएगा, चित्रण वाला तरीका हो जाएगा। अगर 2 है तो हम उसके जगह पे बी लिख देंगे, अगर 3 है तो उसके जगह सी लिख देंगे, 4 है तो उसके जगह डी लिख देंगे, 5 है तो उसके जगह पे ई लिख देंगे, क्योंकि चित्रण है। तो वैसे करते करते आप 26 तक जाइएगा, मतलब जेड सामने, मतलब यहाँ पे 26 तक ही आप गिन सकते हैं, 26 तक ही संख्या लिख सकते हैं, लेकिन अब इसके आगे भी लिखना होगा। तो अब ध्यान दीजिए, क्योंकि 26 तक ही है तो इसलिए हमें दिक्कत हो जाता है ना, इसलिए जो है 26, उसके बाद फिर क्या कीजिएगा तो प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए फिर हम आगे का विधि का उपयोग करेंगे। तो बोला कि केवल अंग्रेजी वर्णमाला के वर्णों का उपयोग इस रूप में करने की एक स्पष्ट सीमा यह है कि इसका उपयोग 26 से अधिक वस्तुओं वाले समूह की गिनती के लिए नहीं किया जाता। मतलब 26 से ज्यादा रहेगा तो कौन सा आप बोलिएगा, जेड के बाद तो फिर से ए ही आ जाएगा, फिर से आ जाएगा, तो कैसे कीजिएगा, है ना। तो अब इसी के लिए बोला, आप अपनी भाषा के वर्णों की ध्वनिया का उपयोग करके इस प्रकार कितनी संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। देखिए अब विधि, अब ये भी बताना है, तो अब विधि 3 में देखिए क्या बोला, हम लिखित प्रतीकों के
अनुक्रम में निम्न प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान दीजिए आप, अब अगर आपको लिखना है, जैसे संख्या क्या है 1 2 3 4 10 तक, 10 में प्रतीक द्वारा, ये रोमन में तो आपको लिखना है, रोमन संख्या भी बताना है हमको, आपको सिखाने के लिए चाइनीज भी बताना है, इसी चैप्टर में सीखिएगा चाइनीज भी कैसे लिखते हैं। देखिए 1 2 के लिए हम इस तरीके से रोमन में लिखते हैं, 3 के लिए ऐसे लिखते हैं। अब याद रखिएगा एक ही चित्रण, एक ही प्रतीक 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं होगा, है ना। देखिए है ना 1 2 3, अब इसके बाद ये नहीं होगा, 3 से ज्यादा आप नहीं रिपीट कर सकते। 3 4 को ऐसे लिखते हैं, 5 को ऐसे, 6 7 8 9 10, ये आपको पता है। फिर संख्या 11 से लेके 20 तक, तब ये इस तरीके से होता है 12 13 14 15। जैसे मान लीजिए अभी अगर आप देखना चाहिएगा, आपको देखिए लिख के बताते हैं। जैसे अगर 1 लिखना है तो उसके लिए 1 ऐसे लिखते, 2 लिखना है तो 2 आप ऐसे लिख लेते हैं ना, 2 आप ऐसे संख्या चित्रण में आप लिख सकते हैं। और अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो सीधे आप एक काम कीजिए, इसका सबसे आसान तरीका देखिए। अच्छा देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको 1 है तो 1 को आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। 2 लिखना है तो 2 के लिए एगो डंडा और एगो डंडा 2 हो गए। 3 लिखना है तो 3 के लिए 3 बार, 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं होगा, ठीक है। 4 लिखना है, 4 के लिए हम कैसे लिखते हैं ऐसे, ठीक है। 5 के लिए हम कैसे लिखते हैं, 5 के लिए बस ये भी बना देते हैं, ठीक है। 5 के लिए आप भी बना देते हैं। 6 लिखना है तो 6 के लिए ये हो गया। 7 के लिए लिखना है तो 7 के लिए ये हो गया। अब 8 लिखना है, देखिए फिर से 3 बार, अब 3 से ज्यादा नहीं होगा, इसलिए फिर नया हम सिंबल देते हैं, नया प्रतीक देते हैं। तो 9 के लिए हम ये करते, फिर 10 के लिए आप क्या करते, एक्स बनाते, ठीक है। अब वैसा ही देखिए और करवा देते हैं। 11 लिखना है तो 11 के लिए हम ये लिखते, फिर 12 लिखना है तो 12 के लिए ये लिखते, फिर 13 के लिए एक्स और 3 बार ये लिखते। अब 3 से ज्यादा रिपीट नहीं, इसलिए फिर अलग चलना होगा। फिर 14 तो 14 में ये लिख लेते हैं, फिर 15 में फिर ये लिखते, 16 में ये लिखते, है ना, 16 में ये लिखेंगे, 17 में फिर ये आपको हो गया, ठीक है। फिर 18 में 3 बार आ जाएगा 18, और 19 लिखेंगे तो 19 कैसे लिखेंगे, एक्स 19, तब फिर ये आ जाएगा। और फिर 20 लिखेंगे तो 20 2 बार, देखिए ऐसे ही लिखा हुआ होगा, है ना। तो आपको ये मतलब 20 तक, फिर उसके आगे भी चलना है ना, आगे भी चलना है तो आगे भी रोमन, इसको रोमन संख्या बोलते हैं ना, प्रतीक द्वारा लिखते हैं, ये आपको आगे भी पढ़ाना है हमको, ठीक है। क्या इसी प्रकार बड़ी संख्या को दर्शाने के लिए भी इस विधि का विस्तार कर सकते हैं, ये बोला कैसे, तो ध्यान दीजिए। तो इसी को हम संख्या पद्धति बोलते हैं। उपयुक्त चर्चा के उपरांत हम देखते हैं कि गिनती करने के लिए किसी संग्रह का आकार ज्ञात करने के लिए हमें वस्तुओं, नामों या लिखित प्रतीकों के एक मानक अनुक्रम की आवश्यकता होती है, जिनका निश्चित क्रम में होना चाहिए। आइए इस मानक अनुक्रम को संख्या पद्धति का नाम देते हैं ना, यही है ही आपको संख्याओं की कहानी, तो इसको संख्या पद्धति बोलते हैं, नंबर सिस्टम अगर इंग्लिश में जानते हैं तो। है वस्तुओं की संग्रह की गणना वस्तुओं के मानक अनुक्रम के मध्य क्रमिक अनुक्रम का पालन करते हुए ऐकिक प्रतिचित्रण बनाकर की जा सकती है। चूंकि संख्याओं का कोई अंत नहीं होता, अतः संख्याओं को सरलता से गिनने के लिए एक अंतहीन मानक अनुक्रम या संख्या पद्धति बनाना एक चुनौती है। छड़ियों का उपयोग करने से एक अंतहीन क्या मिला, एक अंतहीन मानक अनुक्रम या संख्या पद्धति प्राप्त होती है, परंतु इससे एक बड़े संग्रह की गणना तो नहीं कर सकते, है ना, सुविधाजनक नहीं है। कितना आप जो है सो लकड़ी का डंडा आप गाड़ते रहिएगा, है ना, तो इसलिए मतलब ये सुविधाजनक नहीं है, क्योंकि हमें जितनी वस्तुओं की गणना करनी है उतनी ही छड़ियों की आवश्यकता होगी। विधि 2 में आवश्यकता होगी। विधि 2 में भाषा के वर्णों की ध्वनिया के उपयोग से गिनती करना सुविधाजनक है, परंतु यह एक अंतहीन मानक अनुक्रम या संख्या पद्धति नहीं है। विधि 3 में दी गई मानक अनुक्रम या संख्या पद्धति वास्तव में कहां से यूरोप में प्रयोग की जाने वाली पद्धति थी, जिसका स्थान के बाद हिंदू संख्या पद्धति द्वारा लिया गया। इसे रोमन संख्या पद्धति, यही वाला बता रहे थे, है ना, रोमन संख्या पद्धति कहा जाता है। यह शताब्दियों तक यूरोप में व्यापक रूप से
रूप से उपयोग की जाती थी, अनेक उद्देश्यों के लिए सुविधाजनक थी, परंतु इससे भी यही कमी था कि किसी भी बड़ी बड़ी संख्या को लिखने के लिए अत्यधिक प्रतीकों का उपयोग करने की आवश्यकता पड़ती है। हम संख्याएं लिखने के लिए इस पद्धति के विषय में आगे और अभी अधिक जानेंगे, है ना। जैसे बताया चाइनीज भी सीखना है, ये भी सीखना है। तो देखिए, अब दी गई तीनों विधियों को दर्शाया गया इतिहास में हमें मूर्त वस्तुएं, है ना, मूर्त वस्तुएं जैसे छड़ी, कंकड़, शरीर के अंग, नामों की लिखित प्रतीकों का उपयोग करके बनाई गई संख्या प्रणालियों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। कुछ व्यक्ति समूहों द्वारा संख्याओं को मूर्त वस्तुओं के साथ साथ नामों से भी दर्शाया जाता था, ठीक है, परंतु अन्य जैसे चीनी लोग उपयुक्त तीनों रूपों में दर्शाया जाता था, ठीक है, दर्शाया जाता था। लिखित संख्या पद्धति में प्रयुक्त होने वाले प्रतीकों को संख्यांक कहा जाता है ना। उदाहरण के लिए हम संख्या कहाँ से, जैसे 0, 1, 5, 36, 193 आदि हिंदू संख्या पद्धति में पाए जाने वाले कुछ संख्यांक हैं। छोटी संख्या को दर्शाने वाले संख्याओं के सदैव नाम होते थे, अतः लिखित प्रतीकों से बना संख्या पद्धति सदैव नामों से बनी संख्या पद्धति के साथ साथ चलती थी, जैसे कि आधुनिक हिंदू संख्या पद्धति में होता है, ठीक है। तो आप यहाँ तक आप क्या सीखे, ध्यान दीजिए, यहाँ तक आप सीखे कि संख्या हजारों साल पहले का है, कैसे गिन सकते थे। तो रोमन, फिर बाद में 2-3 को विधि सीखे, और फिर उसके बाद हम क्या लेकर के आए, फिर रोमन संख्या लेके आए। फिर रोमन संख्या कहाँ से आया, यूरोप से, फिर भारत में भी इसको मिला, पहचान मिला, भारत भी जो है सो इसको यूज करने लगा। अब फिर बाकी देखिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, आइए पता लगा, है ना। इसको फिर अगले वीडियो में लेंगे। आप तब तक यहाँ तक आप प्रैक्टिस तो अभी नहीं, आप ध्यान से इसको रीड आउट कर लीजिएगा, और इसके बाद फिर आगे का ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। बाकी तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।